गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो बच्चों, मां सरस्वती के आशीर्वाद से क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है भारत की मिट्टी और जलवायु, यानी कि सोयल एंड क्लाइमेट। तो नया टॉपिक है मेरे दोस्त, भारत की मिट्टी और जलवायु, या हम बोलेंगे सोयल एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले भी जो एसएससी जीडी के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, उनमें मेरे दोस्त आपका मिट्टी और जलवायु से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए ये, और आसान टॉपिक भी है। सबसे पहले हम मिट्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा, सोयल के बारे में पढ़ा होगा। आपसे अक्सर कोई क्वेश्चन करे कि भाई मिट्टी क्या होती है, तो कई बच्चे तो ये बोलेंगे कि सर मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन बेटा मिट्टी की भी तो एक डेफिनेशन होती है ना। तो वो क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा होती है मिट्टी की? मिट्टी को हमेशा आप कहां देखेंगे? सरफेस के बिल्कुल सबसे ऊपर देखेंगे। तो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी का जो सरफेस है, इस पृथ्वी की सतह पर, सतह यानी कि सरफेस, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले छोटे यानी कि स्मॉल, मध्यम यानी कि मीडियम और मोटे यानी कि बड़े, लार्ज बोल सकते हैं। कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, कार्बनिक को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ऑर्गेनिक बोलेंगे। एंड नॉन ऑर्गेनिक। आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज तो एक बार मैंने बंद कर दी थी क्योंकि एक कॉल आ गया था, ठीक है। अब आ जाओ तुम। कार्बनिक के बाद हमने पढ़ा नॉन ऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिश्रण होगा, तत्वों को हम बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्स।
वो क्या कहलाएगा बच्चों? मिट्टी कहलाएगा। ठीक है, अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ सोयल, कि मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस कारण होता है। तो आप लोगों को बोल देना है कि मिट्टी का जो निर्माण होगा सर वो चट्टानों के टूटने से होगा। क्योंकि जब चट्टानें टूटेंगी तो चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि स्टडी ऑफ सोयल क्या कहलाएगा, मिट्टी का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सोयल यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? तो मेरे भाई मिट्टी का जो अध्ययन है ना वो कहलाता है आपका पेडोलॉजी। ठीक है, तो हिंदी वाले इसको ऐसे भी याद रख लेना, पेडोलॉजी, और बाकी इसे हिंदी में बोलते हैं मृदा विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सॉयल, मिट्टी का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। बच्चों भारत के अंदर जो मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, उन मिट्टियों के बारे में डिटेल से हमें कौन बताएगा? आईसीएआर बताएगा। सर ये आईसीएआर क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारत के अंदर जो भी मिट्टियां पाई जाएंगी उसको बताने के बारे में, उसकी जानकारी हमें कौन देगा? आईसीएआर देगा। जो भी हम मिट्टियों के टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? आईसीएआर के अकॉर्डिंग। और आईसीएआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। इसको हम बोलेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको हम बोलेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है मेरे दोस्त, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है सर नई दिल्ली के अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत के जो भी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है आईसीएआर के अनुसार मृदा का वर्गीकरण किया गया। मृदा के वर्गीकरण को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। और बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई कब किया गया था ये, तो आप बोलेंगे 1986 के अंदर। 1986 में आईसीएआर ने भारत की मिट्टियों को बच्चों विभाजित करने का काम किया 2 भागों में। ये 2 भाग कौन से होंगे? तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी सॉइल्स यानी कि प्राथमिक व मुख्य मिट्टियां,
प्राथमिक व मुख्य मिट्टियां। और इनके अलावा जो भी मिट्टी मेरे दोस्त प्राथमिक और मुख्य मिट्टियां जो बताई गई वो कितने टाइप की बताई गई? 8 प्रकार की। कि भारत के अंदर मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो मेरे दोस्त बताया गया कि 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है। और इनके अलावा जो भी मिट्टी भारत के अंदर मिलेगी उनको बोल दिया गया सेकेंडरी सोयल, यानी कि गौण मिट्टियां। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत के अंदर कितने प्रकार की गौण मिट्टियां पाई जाती हैं, तो दोस्त आपको बोलना है 27 टाइप्स की, 27 प्रकार की अपने भारत के अंदर गौण मिट्टियां पाई जाती हैं। और ये क्लासिफिकेशन कब किया गया है? 1986 में। और क्लासिफिकेशन किसने किया है मिट्टियों का? ICAR के द्वारा। ठीक है ना? यहां तक बातें क्लियर हुई बच्चों? ये जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं ये कौन सी हैं? अपने को इसी के ऊपर फोकस करना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। तो इन 8 प्रकार की मिट्टियों में पहली जो आपकी मिट्टी होगी उसको हम बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी, एल्यूविल सोयल बोलेंगे। उसके बाद आ जाएगी बच्चों लाल मिट्टी, रेड सोयल। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका जो कमेंट है बच्चों हमें भी हौसला देता है कि हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसके कोई एक सिंगल बात भी ना समझ में आए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को क्लास के अंदर सीखने का मौका मिल रहा है, तो सभी को सीखना चाहिए। ब्लैक सोयल, काली मिट्टी। चौथी जो सोयल होगी मेरे दोस्त उसको हम बोलेंगे लेटेराइट। लैटेराइट सोयल, लैटेराइट मिट्टी हम बोलेंगे। ठीक है ना? चलेगा, बहुत बढ़िया, सारे के सारे खुश हैं और तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। चलेगा, आगे हम बात करेंगे बच्चों डेजर्ट सोयल, मरुस्थलीय मिट्टी। डेजर्ट सोयल यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है माउंटेन सोयल। यानी कि पर्वतीय मिट्टी। वन व पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल। ठीक है। सातवां है लवणीय व क्षारीय मिट्टी। अल्कलाइन सोयल इसे हम बोलेंगे। और एक आ जाएगा बच्चों स्वैम्प सोयल, पीट व दलदली मिट्टी से बोलते हैं। तो मुख्यतः हम अब इन 8 प्रकार की मिट्टियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्वैम्प सोयल इसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये मेरे दोस्त भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में मुख्यतः ये जो 8 मिट्टियां मैंने पढ़ाई है, इन 8 में से भी मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक राज्यों में 4 प्रकार की मिट्टियां। ठीक है, टोटल तो मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, लेकिन इन 8 प्रकार की मिट्टियों में भी सबसे ज्यादा जो भारत के राज्यों में पाए जाने वाली मिट्टी होंगी वो कौन सी होंगी? ये 4 होंगी, जिसमें जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी ये आपकी 4 मिट्टियां ही हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे इसमें जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एल्यूविल सोयल बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि एल्यूविल सोयल का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है? 43.4% भाग पर। ठीक है, तो एल्यूविल मिट्टी भारत के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है मेरे दोस्त?
43.4 पर। दूसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है रेड सोयल 18.6% भाग पर। बेटा तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर पाई जाती है वो ब्लैक सोयल 16.6% भाग पर। और चौथे नंबर पे है लेटेराइट मिट्टी जिसका विस्तार है 3.7% भाग पर। ठीक है ना। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मिट्टियां पाई जाती हैं मेरे दोस्त अधिकतर राज्यों में वो ये 4 प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे इन 4 मिट्टियों के ऊपर ही हम करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा मैप के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। बच्चों ये आपको जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी कौन सी मिट्टी है? एल्यूविल सोयल है ये। जहां पर भी येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है मैप के ऊपर, ठीक है। और ये वाला जो भाग है आपका कौन सा भाग है? ये आपका मिडल प्लेन है, मध्यवर्ती भाग है। हमने इसको मध्यवर्ती मैदान के रूप में पढ़ा था। हमने इसको मिडल प्लेन के रूप में पढ़ा था। ठीक है। और साथ ही साथ मेरे दोस्त ये आपका जो क्षेत्र है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से तैयार इसको किया गया है, जिसको हमने बोला है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद लाल मिट्टी आप लोगों को दिखाई देगी यहां पर जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैं लाल रंग से ही लिख देता हूं। तो ये आपकी लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। लाल मिट्टी आपको कहां नजर आ रही है बच्चों? राइट हैंड साइड। ये पूर्व का आपका पठारी क्षेत्र है। यहां पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का बच्चों राइट हैंड साइड का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर आपको लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी काली मिट्टी, ब्लैक सोयल। ये वाला जो मेरे दोस्त आपका क्षेत्र है ना, ये ब्लैक सोयल वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। आपको पहचान रखनी है कि लाल मिट्टी कहां है। लाल मिट्टी है जो हमारे भारत का पठारी क्षेत्र है, प्लेटू एरिया है बच्चों, उसका जो पूर्वी भाग है राइट हैंड साइड वाला, वहां पर लाल मिट्टी। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी आपको वहां नजर आएगी जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका लैटेराइट, इसको हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट बच्चों आपको पता होगा गर्मी वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के नजदीक है, कर्क रेखा के भी नजदीक है। तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में ये समुद्र के साथ लगता क्षेत्र, यहां गर्मी तो ज्यादा पड़ती ही है, गर्मी के साथ साथ यहां बारिश भी ज्यादा होती है। जहां गर्मी ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी, वहां पर कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा बच्चों। ठीक है। चलेगा, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं तो हम भारत के अंदर जो 8 प्रकार की मिट्टियां पढ़ने वाले हैं ना, तो मेरे दोस्त उन सभी मिट्टियों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन जो तत्व है, एक मेरे दोस्त फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और एक तत्व है बच्चों ह्यूमस, ह्यूमस। ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट है, चाहे आप कोई सी भी मिट्टी पढ़ लेना बच्चों, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है ना वो क्या मिलेंगे? भारत की मिट्टियों में कम मिलेंगे। ठीक है। तो भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में, तो भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में कम पाए जाते हैं बच्चों। कम पाए जाने वाले तत्व हैं। जब नाइट्रोजन कम पाया जाता है तभी तो हम खेतों में यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है ना, यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइजर हम डालते हैं। चलेगा, अब एक एक मिट्टी को हम पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है। पहले इसका अर्थ समझते हैं
और अर्थ समझने के बाद फिर मैं मेरे दोस्त आप लोगों को यहां पर जो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको बताऊंगा। नाम से ही पता चल रहा है जलोढ़, तो बच्चों जलोढ़ नाम के अंदर क्या है, जल है। तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या होगी, जलोढ़ होगी। जल के द्वारा बहाकर लाई गई, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जलोढ़ के अंदर जल है, तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या होगी, आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी, जिसको हम एल्यूवियल सोयल बोलेंगे। अब बेटा जल जो है ना वो किसका होगा, जल होगा सर नदियों का। तो नदियों के द्वारा अपने जल के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को हम बोल देंगे जलोढ़ मिट्टी। अब जब हम नदियां पढ़ते हैं तो नदियां हम कितने टाइप की पढ़ते हैं, दो टाइप की हैं सर। एक तो 12 के 12 महीने बहती है और एक सीजनल रिवर होती है, मौसमी नदियां। जो 12 महीने बहती हैं उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन, यानी कि 12मासी नदियां। और जो वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर, मौसमी नदियां। ठीक है बच्चों, जो 12मासी नदी है जो अपने जल के साथ बार बार मिट्टी लेके आएगी, तो सीधी सी बात है जो 12मासी नदियां अपने जल के साथ बार बार बहा के मिट्टी लेके आएगी, वो मिट्टी क्या होगी, वो मिट्टी होगी न्यू एल्यूवियल सोयल। यानी कि जल के साथ बार बार जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसको हम बोलते हैं न्यू एल्यूवियल सोयल, यानी कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। जो बार बार जल के साथ आएगी वो नई मिट्टी होगी, तो उसको हम बोल देंगे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और मेरे भाई नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोल देंगे, खादर मिट्टी भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, खादर मिट्टी। तो इसका अन्य नाम जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, खादर मिट्टी, खादर मिट्टी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 12मासी नदियां सबसे ज्यादा कहां से निकलती हैं, तो आप बोलोगे कि सर हिमालय क्षेत्र से, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के ऊपर ही ग्लेशियर हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ज्यादातर 12मासी नदियों का उद्गम कहां से होगा, हिमालयन क्षेत्र से होगा। और हिमालयन क्षेत्र में बेटा हम बात करें तो अपने भारत में यहां पर कौन सी नदी बहती है, यहां पर हमारी कौन सी नदी बहेगी, तो हम बोलेंगे कि सर ये जो हमारी नदी है इसको हम बोल देंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी जो किसका पार्ट है बच्चों, इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये इंडस की क्या होगी, ट्रिब्यूटरी होगी। तो सतलुज नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और यहां पर हमारी एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो मेरे दोस्त आप लोगों को जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे पहले देखने को मिलेगा वो इन दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बहुत सारी अन्य और नदियां बहती हैं, और उन नदियों के जल के द्वारा बार बार जो मिट्टी बहा के लाई जाएगी उसी को हम क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक समझ में आई, बिल्कुल। और जो बार बार जल के साथ आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे, खादर मिट्टी बोल देंगे, इंग्लिश में भी इसे खादर ही बोलेंगे। अब इस 12मासी नदी के द्वारा जो बहुत पहले बहाकर लाई गई थी बच्चों, वो क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। जो मिट्टी इन नदियों के जल के द्वारा कई साल पहले बहा के लाई गई वो मिट्टी क्या हो चुकी है, पुरानी। तो उसको हम क्या बोल देंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बच्चों क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो आपकी जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है, एक होती है खादर मिट्टी, एक होती है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, खादर को हम न्यू एल्यूवियल सोयल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो पहला पॉइंट तो बच्चों आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को हम जलोढ़ बोलते हैं, क्योंकि नाम में ही क्या है, जल है। यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि
कि ये लार्जेस्ट सोयल फाउंड है इन इंडिया के अंदर, जो मेरे दोस्त कितने प्रतिशत भाग को कवर करती है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 43.4% भाग के ऊपर आपको जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाने वाली मिट्टी जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है बच्चों, इस मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं? जलोढ़ मिट्टी का एक नाम याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी को हम एक तो बोलते हैं कांप मिट्टी, ठीक है, और एक इसे क्या बोलते हैं? कच्छारी मिट्टी। कच्छारी मिट्टी, कच्छारी का मतलब जलोढ़ ही होता है। कच्छारी का मतलब क्या होता है? जलोढ़ होता है। जैसे बच्चों एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सिनोनियम होते हैं ना, ऐसे ही जलोढ़ का पर्यायवाची कच्छारी है। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में हम एल्यूविल ही बोलेंगे और काप मिट्टी को हम या कोप मिट्टी को हम कोप सोयल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 3 तत्व हमेशा भारत के अंदर कोई भी मिट्टी आप पढ़ लेना वो कम मिलेंगे। उन 3 तत्वों में क्या है? एक तो ह्यूमस है, एक नाइट्रोजन है और एक फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस, इन तत्वों की क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। अब सर नाइट्रोजन और फास्फोरस तो हमने पढ़ रखा है, ये ह्यूमस नाम का एलिमेंट क्या होता है? तो मेरे दोस्त ये ह्यूमस जो होता है ना, ये किसी भी मिट्टी के ऊपर पाए जाने वाली बहुत पतली परत होती है। तो कोई भी मिट्टी है उस मिट्टी की भी बच्चों आपकी क्या मिलेगी? लेयर मिलेंगी। और जो सबसे पतली लेयर जो सबसे ऊपर होती है किसी मिट्टी के ऊपर बच्चों, वो ह्यूमस की लेयर होती है। और ह्यूमस नामक तत्वों का निर्माण किससे होगा? ह्यूमस नामक तत्वों का निर्माण होगा वनस्पतियों के गलने सड़ने से। तो मेरे दोस्त जहां पर वनस्पतियां ज्यादा हैं, जहां पर वनस्पतियों के अंदर जीव जंतु ज्यादा रहते हैं, जब वो वनस्पति नष्ट हो जाएंगे, जब वो जीव जंतु मर जाएंगे, तो वनस्पतियों के बच्चों खत्म होने के बाद या वनस्पतियों के खराब होने के बाद या जीव जंतुओं के मरने के बाद बच्चों जिस तत्वों का निर्माण होता है उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार बताएगा फटाफट। कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन होगा, नॉन ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं होगा। चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, जलोढ़ मिट्टी के अंदर तत्व तो ये कम पाए जाते हैं, लेकिन पाए कौन से तत्व ज्यादा जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटाशियम सबसे ज्यादा पाया जाएगा। एक तो पोटाशियम याद रखेंगे कि सर जलोढ़ मिट्टी में पोटाशियम और चूना, चूने को हम बोलते हैं लाइम। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेना। अब की बार तो एक एक लाइन में आप लोगों की ट्रांसफर करके लेके आया हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है ना वो थोड़े से नाराज चल रहे थे मेरे से, है ना। कितने ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो मेरे से नाराज चल रहे हैं? बाकी तो मैं देखिएगा पॉइंट तो आपको बता ही देता हूं, लेकिन आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल एक एक लाइन जैसे हिंदी में लिखते हैं ऐसी मिल जाए। तो आज मेरे दोस्त तुम लोग नाराज नहीं होंगे, है ना। बिल्कुल एक एक लाइन मैं तुम लोगों के साथ यहां इंग्लिश में भी शेयर कर रहा हूं। आज तो खुश हो ना तुम लोग? हर्ष रोए, बिल्कुल भाई, ये भी करेंगे दोस्त। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये एलिमेंट आपके क्या होंगे? कम होंगे। और पोटाशियम और लाइम यानी चूना ये बच्चों आपका अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार, जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है भारत के अंदर वो कौन सा है? तो एक तो आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत के मैदान, जिन मैदानों में हम रहते हैं बच्चों वो उत्तर भारत के ही तो मैदान हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से ठीक ऊपर का इलाका और मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर से नीचे का इलाका। ये आपकी जो बीच वाला भाग है जहां पर नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ये मैदान तैयार किया गया, उसी को तो हम बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो बच्चों उत्तर भारत के मैदानों में जहां हिमालयन क्षेत्र की बहुत सारी नदियां बहती हैं, यहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो नदियां हैं लास्ट में कहां जाएंगी? किसी सागर और खाड़ी में जाएंगी, और सागर और खाड़ी में गिरने से पहले ये कौन
कौन से क्षेत्र में बहती हैं? कोस्टल एरिया के अंदर। तो बच्चों जहां बहती होंगी, जहां ये नदियां बहती होंगी वहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और कोई भी नदी जब किसी सागर और खाड़ी के अंदर गिरती है तो बच्चों वो तटीय क्षेत्र से होते हुए गिरती है, कोस्टल एरिया में बहते हुए गिरती है। तो कोस्टल एरिया में जब नदियां बह रही हैं तो वहां पर बच्चों जो मिट्टी नदियों के द्वारा जमा की गई होगी वो आपकी एल्यूविल सोयल ही होगी, जलोढ़ मिट्टी ही होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा उत्तर भारत के जो मैदान हैं इनकी हम पहचान करें तो उत्तर भारत के मैदानों में मेरे दोस्त इसका जो विस्तार होगा वो कहां से कहां तक? बच्चों सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि सतलुज नदी ये है जो लेफ्ट हैंड साइड यहां बह रही है, और बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी ये है। तो सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच बहुत सारी और नदियां हैं जिनके द्वारा मेरे दोस्त उत्तर भारत के मैदानों का विस्तार किया गया जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। तटीय जो मैदान है जहां पर ये जलोढ़ मिट्टी आपको नजर आएगी वो कहां नजर आएगी? तो बच्चों पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है महानदी, जिसके द्वारा बहुत बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। कावेरी नदी मेरे दोस्त जो आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है। गोदावरी नदी जो आंध्र प्रदेश होते हुए गिरती है, ठीक है ना। कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश नहीं, यहां मैं गलती कर गया। तो कावेरी जो है वो कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु होते हुए गिरती है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकल के आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी ये भी बच्चों महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो इन नदियों के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा होगा उस डेल्टाई क्षेत्र में जो मिट्टी आपको नजर आएगी वो जल के द्वारा ही तो बहा के लाई गई है, उसको हम जलोढ़ मिट्टी ही बोलेंगे। ठीक है। साथ के साथ मेरे दोस्त जलोढ़ मिट्टी आपको पश्चिमी तटीय मैदान में केरल और गुजरात में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात से भी नर्मदा और ताप्ती नाम की नदी जो बहते हुए बच्चों खंबात की खाड़ी में गिरती है, यह भी आपका समुद्र तटीय इलाका है। केरल का जो तट है मालाबार तट बच्चों, वहां से भी बहुत सारी नदियां जो है ना वो आपकी अरब सागर में गिरती है। तो केरल और गुजरात वाला जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी देखने को आपको मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी सर होती कितने प्रकार की है? ये दो प्रकार की होती है। एक मैंने आपको खादर बताया और एक मैंने आपको बांगर बताया। एक खादर हमने पढ़ा और एक बांगर हमने पढ़ा। ठीक है ना। ठीक है। देखिएगा बच्चों खादर मिट्टी कौन सी होगी? जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होगी, जो नदियों के जल के द्वारा बार बार बहा के लाई जाएगी। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो बारहमासी नदियां बहती हैं, जो बारहमासी नदियों का जल 12 के 12 महीने बहता है, तो उन नदियों के बिल्कुल दोनों ओर का पास का जो क्षेत्र होता है, जो इलाका होता है, वहां पर आप लोगों को ये मिट्टी देखने को मिलती है। मान के चलिएगा ये कोई बारहमासी नदी है। ठीक है। ये कोई बारहमासी नदी बह रही है दोस्त। ठीक है। तो बारहमासी नदियों का बिल्कुल ये पास का जो क्षेत्र होगा ये आपका निचला क्षेत्र होता है, निचला क्षेत्र। और निचले क्षेत्र में ही क्या आती है? बाढ़ आती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? बाढ़ का क्षेत्र बोल देंगे। हमेशा बाढ़ निचले क्षेत्रों में ही तो आती है, तो यहां पर भी क्या होगा? आपका निचला क्षेत्र होगा। या हम इसे क्या बोल देंगे सर? बाढ़ का क्षेत्र बोल देंगे। बाढ़ का क्षेत्र इसे बोल देंगे। ठीक है। और ये आपकी कौन सी नदी है दोस्त? बारहमासी नदी है। ठीक है। तो इस निचले क्षेत्र में हमेशा आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी भाई साहब? इस निचले क्षेत्र में हमेशा आपको खादर मिट्टी देखने को मिलेगी। तो खादर मिट्टी किसी भी बारहमासी नदी के बिल्कुल पास वाला जो क्षेत्र होता है, जो निचला क्षेत्र होता है, वहां देखने को मिलती है। बच्चों जितना हम इस क्षेत्र से दूर होते जाएंगे, जितना हम इस क्षेत्र से दूर होते जाएंगे, जितना हम इस क्षेत्र से दूर होते जाएंगे, यहाँ की मिट्टी भी क्या होती जाएगी? पुरानी होती जाएगी। तो बारहमासी नदियों से जो दूर का क्षेत्र होता है वहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हमने क्या बोल दिया? बांगर मिट्टी बोल दिया।
कौन सी मिट्टी हमने बोल दिया इसको? हमने इसको बोल दिया बांगर मिट्टी। तो ये आपके दूर स्थित मैदान होंगे। तो बारहमासी नदी से जो दूर स्थित मैदान होते हैं वहीं पर आपको कौन सी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा दोस्त? बांगर मिट्टी का विस्तार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। बच्चों खादर मिट्टी जो होती है ना वो क्या होती है? खादर मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मिट्टी बार बार जल के साथ बहा के लाई जा रही है, और जब नई मिट्टी बार बार जल के साथ आएगी तो नई मिट्टी के अंदर क्या होगी? जान होगी, शक्तिशाली होगी वो मिट्टी, पावर होगी। मेरे दोस्त हमें वहां फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो आपने देखा भी होगा जो भी यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं, आप जानते होंगे कि यमुना नदी वाले क्षेत्र के अंदर किसान कोई भी बीज डाल देते हैं तो तुरंत मेरे दोस्त उस मिट्टी के अंदर जो है ना वो बीज उग जाता है। और वहां पर यमुना नदी के क्षेत्र में, गंगा नदी के क्षेत्र में, जब गंगा नदी के अंदर जल कम होता है तो बच्चों जल तो ज्यादा मानसून के समय ही होता है, मानसून जाने के बाद तो फिर नदियों का जो जल है धीरे धीरे बच्चों वो उतर जाता है, और उन इलाकों में आसपास के किसान जो है ना वो बीज डालकर खेती अपना करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर मिट्टी के अंदर बच्चों फसल क्यों उत्पादित हो रही है? क्योंकि वो नई मिट्टी है और उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे कि ये फर्टाइल सॉइल है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है आपकी एल्यूविल। क्या होती है? एल्यूविल होती है। ठीक है। बांगर मिट्टी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बांगर मिट्टी के अंदर कि एक तो ये बारहमासी नदियों से दूर और ऊंचे मैदानों में पाई जाएगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। और बांगर क्षेत्र में जब हम खुदाई करते हैं ना बेटा, तो यहां पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की जो ग्रंथियां हैं, कंकड़ हैं, वो आपको मिलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आप पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी आप बांगर क्षेत्र के अंदर खुदाई करोगे तो आपको मिट्टी के कंकड़ से नजर आएंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। तो पहली मिट्टी अपनी कंप्लीट हुई। दूसरी मिट्टी है बच्चों लाल मिट्टी। कोई ना बेटा, अमन गुप्ता, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलेगा, हम बात करेंगे लाल मिट्टी का। तो बेटा लाल मिट्टी जो है ना ये आपको ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है आपकी रेड सोयल, और इसका जो विस्तार होगा वो मैंने बताया 18.6% भाग पर। बच्चों इस मिट्टी का जो रंग है लाल, क्यों इसे बोलते हैं हम लाल मिट्टी? तो मिट्टी का जो रंग लाल है वो किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड के तत्वों या लोहे के तत्वों या आयरन एलिमेंट इस मिट्टी के अंदर पाए जाने के कारण बेटा इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है ना। बच्चों हम बात करें कि लाल मिट्टी का सर विस्तार कहां होगा, तो विस्तार की मैंने पहचान आपको बताई थी कि भाई जो अपना भारत है, देखिएगा लाल मिट्टी की पहचान आपको करनी है कि कहां पर ज्यादा पाई जाएगी। तो मैप के ऊपर आप लोग देखेंगे कि ये लाल मिट्टी वाला इलाका है। तो लाल मिट्टी कहां है मेरे दोस्त? ये पूरा का पूरा बीच वाला जो भाग है ना ये पठारीय क्षेत्र है, जहां हमने बहुत सारे पठार पढ़े। बच्चों इन पठारीय क्षेत्र में जो राइट हैंड साइड का इलाका है इसे हम बोलेंगे पूर्वी पठारी, यानी कि ईस्टर्न प्लेट्यू एरिया। तो मेरे दोस्त भारत का जो पूर्वी पठारीय क्षेत्र होगा वहां पर आपको लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा नजर आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल मिट्टी का विस्तार भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? तो हम बोलेंगे ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में मेरे दोस्त सबसे ज्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये आपको भारत के तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में, क्योंकि यहां पर भी पठार है, तमिलनाडु में भी पठार है, कोरोमंडल पठार हम पढ़ते हैं। तमिलनाडु के अंदर कौन सा पठार पढ़ते हैं बच्चों? कोरोमंडल पठार पढ़ते हैं। ठीक है। कर्नाटक के अंदर हम कौन सा पठार पढ़ते हैं? धारवाड़ का पठार पढ़ते हैं। धारवाड़ का पठार हम पढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र के अंदर हम कौन सा पठार पढ़ते हैं? दक्कन का पठार पढ़ते हैं।
ठीक है, तो यहां पर भी आपको लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों भारत के कुछ और राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ ये भी पूर्व में है, उड़ीसा बच्चों ये भी आपका दक्षिण पूर्व में नजर आएगा, और झारखंड। ठीक है ना, तो ये जो आपका पूर्वी पठारी भाग है ना, ये नीचे इसके राज्यों के नाम लिख रखे हैं बस। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, जहां पर पठार आप पढ़ते हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। बच्चों इसके अलावा लाल मिट्टी पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भी पाई जाती है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का साइड वाला इलाका है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो निचला इलाका है वहां पर भी, और राजस्थान का जो कुछ भाग है वहां पर भी ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। लाल मिट्टी के अंदर कौन से तत्व कम होंगे? तो तीनों के तीनों तत्व जो जलोढ़ मिट्टी में कम थे वो लाल मिट्टी के अंदर भी क्या होंगे? कम होंगे, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस है। मेरे दोस्त, हम इस तरीके से भी पहचान लाल मिट्टी को लेकर कर सकते हैं कि ये कौन से इलाके में पाई जाती है, जहां पर कम बारिश होती है। प्रायद्वीपीय भारत का वो इलाका जहां पर बारिश कम होती है, तो कम बारिश वाले क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। बेटा नोट्स आपको क्या करना है कि मैं आप लोगों को ये लिखा हुआ पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आपके पास ये आए तब इसको देख के अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है भाई अमन गुप्ता। चलेगा, हम बात करेंगे बच्चों, ये मिट्टी जो होती है ना, जलोढ़ मिट्टी जैसे उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और जो मिट्टी कम उपजाऊ है वहां पर आपके किस प्रकार के मेरे दोस्त खाद्यान्न की खेती होती हुई नजर आएगी? जो मोटे खाद्यान्न है, ठीक है ना, मोटे खाद्यान्न है मेरे दोस्त, जैसे ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, तो मोटे खाद्यान्नों में ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, गवार है, ये सारे के सारे आपके मोटे खाद्यान्न है। और जो मिट्टी कम उपजाऊ होती है वहां पर इस प्रकार के ही आप लोगों को खाद्यान्न मेरे दोस्त उत्पादित होते नजर आएंगे। अगली मिट्टी है मेरे भाई काली मिट्टी, ब्लैक सोयल जिसे हम बोलते हैं। काली मिट्टी से तो आप लोग परिचित होंगे। काली मिट्टी को काली मिट्टी के अलावा अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसे हम कॉटन सोयल बोलते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है? बहुत उपयोगी होती है बच्चों। साथ ही साथ इसे रेगूड़ मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं इसे? रेगूड़। तो रेगूड़ मिट्टी जो है ना, कच्छारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, काप मिट्टी कच्छारी मिट्टी जलोढ़ को बोलते हैं, तो रेगूड़ मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को। साथ ही साथ बेटा इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कौन सी चट्टानों के टूटने से होता है? बेसाल्ट रॉक्स। बच्चों बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो बेसाल्ट चट्टान है ये आपकी एक इग्नियस रॉक है। आपसे कोई पूछ ले कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो हम बोलेंगे कि सर ये इग्नियस रॉक्स है, यानी कि आगन्य चट्टान है। और मेरे भाई आगन्य चट्टान का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आगन्य चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से। तो आगन्य चट्टान का निर्माण कैसे होगा? इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? तो ये याद रखिएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाले ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से। बच्चों जब लावा से ये चट्टानें बनती हैं, तो लावा से बनी चट्टानें जब टूटेंगी तो चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होगा। तो बच्चों उस मिट्टी को क्या बोल देंगे? लावा मिट्टी बोल देंगे, क्योंकि बेसाल्ट आपकी क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, बेसाल्ट आपकी एक इग्नियस रॉक है। ठीक है ना, ग्रेनाइट है, गैब्रो है,
ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये आपकी क्या होती है, इग्नियस रॉक होती हैं। और बच्चों नाम में ही आग है, और आग किससे निकलती है, ज्वालामुखी से। लेकिन ज्वालामुखी से सबसे कम मात्रा में क्या बाहर आता है, लावा, या जिसे हम बोलते हैं बच्चों मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। धीरे धीरे जब ये जमा होगा, ठंडा होगा, तो बच्चों मजबूत चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है। हम बात करेंगे जो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों इसे क्या कहा जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या इसे हम ब्लैक सोइल बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को अलग अलग नाम मिलते हैं। काली मिट्टी को कपास मिट्टी बोलते हैं, रेगूड़ मिट्टी बोलते हैं, लावा मिट्टी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ठीक है बच्चों, वो इसे करेल मिट्टी बोलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे दोस्त इसे क्या बोलते हैं, चेरनोजम मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी, चेरनोजम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्माण मैंने आपको बता दिया, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट, उससे बच्चों ये मिट्टी बनी। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा कहां है, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र राज्य के अलावा यदि आपसे पठार पूछ ले तो हम बोल देंगे दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, ठीक है। मालवा का पठार कहां है, मध्य प्रदेश। मालवा के पठार का विस्तार बेटा मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में। तो मालवा के पठार की सबसे मुख्य मिट्टी है आपकी ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल। और इस काली मिट्टी का जो विस्तार है वो भी हमने पढ़ा कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है ये जलोढ़ लाल के बाद तीसरा नंबर काली मिट्टी का है, जिसका विस्तार है 16.6% भाग पर। बच्चों सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में तो पाई जाती है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा तक मेरे दोस्त आपको ये काली मिट्टी देखने को मिलेगी। काली मिट्टी की सबसे खास बात क्या है कि इस मिट्टी के अंदर जल को बनाए रखने की क्षमता ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि एक बार इस मिट्टी वाले क्षेत्र में आपने सिंचाई कर दी तो आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काली मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब मेरे दोस्त करे रखेगी, यानी कि उस जल को बनाए रखेगी। तो इसको पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। बार बार इस मिट्टी वाले क्षेत्र में सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती। और आप लोग जानते हैं कि जो कपास की खेती होती है उसमें ज्यादा सिंचाई की नहीं जाती है, ज्यादा सिंचाई की नहीं जाती है, ठीक है। चलेगा। हम बात करेंगे बच्चों, ये मिट्टी जो होती है ना, जब इस मिट्टी के अंदर हम सिंचाई करते हैं और वो जल जब सूख जाता है, सूखने के बाद ये मिट्टी एक तो चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी की बच्चों ये एक आप करेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं कि इस मिट्टी का ये एक गुण है कि जब इस मिट्टी के अंदर हम सिंचाई कर देते हैं, जब इसका जल सूख जाता है या इस मिट्टी के अंदर हल्की हल्की जब बारिश हो जाए तो ये मिट्टी एक तो चिपचिपी हो जाएगी, और जब बिल्कुल ये सूख जाएगी ना तो सूखने पर मोटी मोटी क्रैक, दरार मेरे दोस्त इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। जब मोटी मोटी दरार पड़ जाएंगी बच्चों, जब किसी भी मिट्टी के अंदर मोटी मोटी दरारें पड़ जाएंगी तो इस तरीके से वो मिट्टी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये क्रैक हैं आपकी, ये दरार हैं। और जब मिट्टी में बच्चों क्रैक आ जाती है मोटी मोटी, तो हम उसी को क्या बोलते हैं कि भाई अब मिट्टी की जुताई हो चुकी है। तो इस मिट्टी के सूखने पर जब मोटी मोटी दरारें क्रैक आते हैं तो बच्चों इसे हम बोल देते हैं सेल्फ टिलिंग सोयल, यानी कि स्वयं जुताई वाली मिट्टी। इस मिट्टी को बच्चों जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद ही मेरे दोस्त अपनी जुताई कर लेती है। इसको हम स्वयं जुताई वाली मिट्टी बोल देते हैं, ठीक है। कौन सी बच्चों खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, कपास की खेती के लिए ये मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है ना। और जो भी खेती आपकी ज्यादा जल नहीं लेती बच्चों, वो फसलें उगाने के लिए ये मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे
जो चौथा टाइप है हमारा लैटेराइट सोयल। चलेगा, एक बार फटाफट ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा और इनको एक बार समझ के मेरे को बताइएगा कि कोई समस्या आपको। बेटा एक दो जो टॉपिक है ना, जो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ना, वो हम पीडीएफ से कर ले तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल लिख के भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये आप चिंता मत करें। लेकिन हमें सबसे मेन जो फोकस करना चाहिए वो कंटेंट के ऊपर, ठीक है, कि कम समय में अपने को ज्यादा कंटेंट कवर करना है। तो एक दो टॉपिक जो है ना वो इस तरीके से भी पढ़ ले तो फिर आप लोगों को इस तरीके का इशू नहीं बनाना कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ तो रहा है, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करवा के चल रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे बहुत हैं, लेकिन एक दो बच्चा जो है वो ये कमेंट कर रहा है कि सर लिख के कराओ। लिख के भी करवाएंगे, इससे आगे बाद आपका लिख के ही करवाएंगे। चलेगा, अब हम बात करते हैं बच्चों, चौथा जो टाइप है वो लैटेराइट है। और आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई लैटेराइट मिट्टी का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, तो आपको बोलना है भारत का जो टोटल आपका भौगोलिक क्षेत्र है उसका 3.7% भाग वहां आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। ठीक है, दो कंडीशन आपकी होनी चाहिए। वो दो कंडीशन कौन सी है? एक तो बच्चों जहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी इसका मतलब वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी और वहां वार्षिक वर्षा का जो स्तर रहेगा वो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहेगा। तो भारत के ऐसे इलाके आपको ढूंढने हैं जहां बारिश ज्यादा होती है और बारिश के साथ साथ उन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है। जब बच्चों भारत के अंदर आप ये दो कंडीशन वाले इलाके ढूंढ लोगे तो इसका मतलब वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? लैटेराइट मिट्टी मिलेगी, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण इन दो कंडीशन में होता है कि एक तो बारिश वहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए वर्ष में और गर्मी बच्चों बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ये जो ऊपर की दोनों कंडीशन है ये भारत के अंदर कहां पर बनती है बच्चों? एक तो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो हमने पढ़ा, जो गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है। तो वेस्टर्न घाट के ऊपर ये दोनों की दोनों कंडीशन बनती है, गर्मी भी ज्यादा बारिश भी ज्यादा। दूसरा है बच्चों उड़ीसा तट। उड़ीसा तट पर चक्रवातों से बारिश होती है और जब बारिश होती है उस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। तो उड़ीसा तट के ऊपर साइक्लोन से मेरे दोस्त वर्षा होती है, रेन होती है। तो उड़ीसा तट पर भी ये दोनों की दोनों कंडीशन बनती है। तो उड़ीसा में भी आपको लैटेराइट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। एक दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहां पर? शिलोंग पठार पर, जहां गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो बच्चों बारिश ज्यादा हो रही है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो भारत के अंदर ये ऊपर वाली दोनों की दोनों कंडीशन इन क्षेत्रों में बनती है। तो सीधी सी बात है लैटेराइट मिट्टी का विस्तार भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उड़ीसा तट पर बच्चों हम बात कर रहे हैं, साइक्लोन से बारिश होती है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई लैटेराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है ना वो कौन से राज्य में है? तो केरल में आपको ये सबसे ज्यादा नजर आएगी और उसके बाद महाराष्ट्र में मेरे दोस्त ये आपको नजर आएगी। ठीक है, सह्याद्री घाट, वेस्टर्न घाट जिसको हमने पढ़ा। तमिलनाडु के अंदर हमने सेवराय और जावादी की पहाड़ी पढ़ी थी। उड़ीसा तट जहां पर ये दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होती हैं। झारखंड के अंदर जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। आसाम के अंदर या असम के अंदर जो मिकीर पहाड़ी है, एक रेगमा पहाड़ी है, और मेघालय के अंदर जो शिलोंग का पठार है। तो ये सारा का सारा आपका भारत के अंदर लैटेराइट मिट्टी वाला क्या होगा? क्षेत्र होगा। बच्चों लैटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ईंट के जैसा होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे घरों में ईंट लगी हुई है वो बच्चों कौन सी मिट्टी से बनी होगी? बेटा वो आपकी लैटेराइट मिट्टी से बनी होगी, क्योंकि इस मिट्टी का जो यूज है ना वो ईंट बनाने में किया जाता है और उन्हीं ईंटों से हमारा भवन, हमारा मकान तैयार होता है। बच्चों लैटेराइट मिट्टी के अंदर भी ये तीनों के तीनों तत्व क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन लैटेराइट मिट्टी के अंदर ज्यादा क्या पाया जाता है? एक तो लोहा, आयरन ज्यादा पाया जाता है और एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, पोटास ये लैटेराइट मिट्टी में होगा कम। ज्यादा क्या होगा? लोहा और एल्यूमिनियम। बेटा लैटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है लाल,
एक होती है लाल लैटेराइट, एक होती है सफेद लैटेराइट। तो लैटेराइट मिट्टी को यदि हम रंग में देखेंगे ना, लैटेराइट मिट्टी को यदि हम रंग में देखेंगे तो एक तो आपको ये नजर आएगी लाल, और ये एक नजर आएगी आपको सफेद। तो यहां पर लाल लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि सफेद इस मिट्टी का जो रंग होता है वो किस कारण होता है, तो इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है एक तत्व केओलिन। तो मेरे दोस्त केओलिन तत्वों के कारण, तो केओलिन तत्वों के कारण आपको इस मिट्टी का जो रंग है ना वो सफेद नजर आएगा। ठीक है ना। सिलिका के निक्षालन से, लिचिंग ऑफ सिलिका से मेरे दोस्त ये लैटेराइट मिट्टी बनती है। लैटेराइट मिट्टी के अंदर कौन कौन सी आपकी फसलें हो सकती हैं, हम किस प्रकार की खेती लैटेराइट मिट्टी वाले एरिया में करते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपकी खेती की जाती है, जैसे चाय की खेती है, कॉफी की खेती है, चाय है, कॉफी है, इसके अलावा बच्चों काजू है। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो आपकी फसलें होती हैं, पहाड़ी फसलें जो पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं बच्चों, वो लैटेराइट मिट्टी में ही होती हैं। तो 4 प्रकार की मिट्टियां आज हमने पढ़ ली है। ठीक है ना। 4 प्रकार की मिट्टियां आज हमने पढ़ ली हैं, और मेरे दोस्त 4 प्रकार की मिट्टियां कल हम फटाफट कवर करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। ठीक है, चलेगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।